दोस्तों, आज की हमारी कहानी है खुशी और शिवम के नाम। मैं झुंझलाया हुआ अपने घर में दाखिल हुआ। खाली जेब मेरा मजाक उड़ा रही थी। किचन में गया तो खाली डिब्बे देखकर मेरा दिल और भी जल उठा। भूख के मारे पेट में आग लगी हुई थी, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक डिब्बे में थोड़े से चावल पड़े हुए थे, वही उबाल कर खाए और पानी पीकर चारपाई पर लेट गया। आज मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं कोई भी काम करने में नाकाम था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं घर में बिना पैसे के दाखिल होता। मैं जुआ खेलता था, चोरी करता था और भी छोटे मोटे धंधे करता था, लेकिन अपने खर्चों के लिए पैसे कभी कम नहीं होते थे। पर पिछले 3 दिनों से मेरी जेब बिल्कुल खाली थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चारपाई पर लेटे लेटे मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करने लगा। बचपन में मेरी माँ मुझे बहुत प्यार से रखती थी। हम अमीर तो तब भी नहीं थे, लेकिन माँ कुछ ना कुछ करके मुझे खाना खिलाती थी। पर जब मैं सिर्फ 8 साल का था, माँ बीमारी की वजह से मुझे छोड़कर चली गई। तब से मैंने गलत काम करना शुरू कर दिया। लोगों की जेबें काटना, छोटी मोटी चोरी करना मेरा काम बन गया था। और तब से लेकर आज तक, आज मेरी उम्र 28 साल हो चुकी है और मैं यही काम कर रहा हूँ। कभी खुद को सुधारने या कोई अच्छा काम करने के बारे में सोचा ही नहीं। ये सब सोचते सोचते कब गहरी नींद में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। अभी सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से धमाके की आवाज़ें सुनाई दी। मैं अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। इस समय कौन आ सकता है? मैंने टूटे हुए दरवाजे की दरार से देखा तो मेरी जान निकल गई। ये तो वही लोग थे जिन्हें मैंने विदेश भेजने के नाम पर 20,000 रुपये ठगे थे, और अब वो लोग मेरे घर तक आ पहुंचे थे। पिछले कई दिनों से वो मुझे परेशान कर रहे थे कि या तो हमारे पेपर तैयार करके दो या फिर हमारे पैसे वापस करो। ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही मैं उनके पेपर तैयार करवा सकता था, क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोलकर पैसे ठगे थे जो अब कब के खर्च हो चुके थे। मेरे पास भागने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने जल्दी से शर्ट पहनी और घर के पीछे की दीवार फांद कर गली की ओर भागा, लेकिन उन लोगों ने मुझे देख लिया था और अब वो लोग मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। मैं उनसे बचते बचाते काफ़ी दूर निकल आया था और फिर थोड़ी दूर पर मुझे एक घर दिखाई दिया, जो शायद शादी वाला घर था, क्योंकि वो घर रोशनियों से सजा हुआ था और मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। मैं चुपचाप सिर झुकाए कुछ लोगों के बीच से होता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। घर काफ़ी बड़ा था और शायद शादी का कार्यक्रम घर के अंदर ही किया गया था। धीरे धीरे चलते हुए मैं घर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। वे लोग शायद बहुत पीछे छूट गए थे, क्योंकि घर में दाखिल होने से पहले मैंने देखा था कि वो लोग अब मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। घर बड़ा तो था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग बहुत अमीर होंगे। मिडिल क्लास के लोग लग रहे थे। मैं इधर उधर घूमता हुआ एक कमरे के पास से गुजरा तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो ये किसी लड़की के रोने की आवाज़ थी। मैं हल्के से दरवाजे को खोलकर अंदर झांक कर देखा तो मैंने देखा कि एक दुल्हन बनी लड़की ज़मीन पर बैठी हुई थी। वो सिर घुटनों में दिए हुए, हाथों से चेहरा ढककर सिसक सिसक कर रो रही थी। बेध्यानी में मैंने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। मेरे कदमों की आहट सुनकर उस लड़की ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर घूंघट था। वो एकदम से उठकर खड़ी हुई और दौड़कर मेरे करीब आई। रोते हुए उसने मेरे हाथ थाम लिए और कहने लगी, प्लीज़ आयुष, मुझे स्वीकार कर लो। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। मुझे यूँ मत ठुकराओ। मेरी माँ मर जाएगी। आयुष, मेरी क्या गलती है? अगर आज की रात तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हें मुझसे नफरत है ना? तुम्हें मेरे चेहरे से घिन आती है? ठीक है, मैं वादा करती हूँ आयुष कि कभी तुम्हारे सामने अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी। बस मुझे अपना लो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें पता है ना, मेरी माँ कैंसर से जूझ रही है और अब कुछ ही समय की मेहमान है। आयुष, जब तक मेरी माँ जिंदा है इस रिश्ते को निभा लो। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रह लूँगी। लेकिन अगर आज मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। तुम्हारे घर वाले भी मुझे निकालने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे।
उसके आंसू मेरे हाथों पर लगातार गिर रहे थे। उसका घूंघट नेट का था, जिससे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसकी दूधिया रंगत पर फैला काजल उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की इतना क्यों रो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके आंसुओं ने मेरे मन को भी पिघला दिया था। मैं उस लड़की को सीने से लगाना चाहता था, उसके दुखों को समेट लेना चाहता था, उसे तसल्ली देना चाहता था कि उसे रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल मैं हकीकत में लौट आया। वो जो कुछ भी कह रही थी वो मुझे नहीं, बल्कि शायद अपने पति आयुष से कह रही थी। मैं तो गलती से उसके कमरे में आ गया था। मैंने धीरे से उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन वो दौड़कर पीछे से मेरे वजूद से लिपट गई। उसकी नाजुक काया मुझसे टकराई तो मेरे दिल में एक हलचल सी मच गई थी। दिल की धड़कनें तेज रफ्तार ट्रेन की तरह दौड़ने लगीं। वो रोते हुए कहने लगी, आयुष प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं वादा करती हूँ जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक ही तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगी। माँ के जाते ही मैं खुद ब खुद तुमसे दूर चली जाऊँगी। फिर तुम अपनी पसंद से शादी कर लेना, लेकिन अभी मुझे छोड़कर मत जाओ। ये कहते हुए वो पीछे से हटकर मेरे सामने आ गई और फिर मेरे सीने से लिपट गई। उसके आंसू मेरी शर्ट को भिगोने लगे और पता नहीं वो कौन सा कमज़ोर पल था, लेकिन खुद ब खुद मेरे हाथ उठे और उसकी कमर के आसपास लिपट गए। मैं एक मर्द था और ये पल बहुत नाजुक थे। वो खूबसूरत नाजुक सी लड़की मेरे सीने से लगी हुई थी और ख़ुद को मेरे हवाले कर रही थी। शायद उसने अपने पति को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो मुझे ही अपना पति समझ रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी इस हरकत पर उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। वो अपने आंसू पोंछने लगी। अगले ही पल मैंने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा लैंप बंद कर दिया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। धीरे धीरे मैंने उसकी ज्वेलरी उतारनी शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद उसका नाजुक शरीर मेरी बाहों में था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात साबित हुई थी। मैं तो एक ही रात में उस लड़की का दीवाना हो गया था। इतना खूबसूरत एहसास मुझे आज तक कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी लड़कियों के साथ रातें नहीं बिताई थीं, लेकिन जो एहसास मुझे आज की रात उस लड़की के साथ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। वो मासूम और नाजुक सी लड़की मेरे दिल में एक ख़ास जगह बना गई थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसे अपने आप से दूर करूं। मैं उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए लेटा था। मैंने अपने मुंह से अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, जबकि मेरी संगत पाकर वो लड़की गुलाब की तरह खिल उठी थी। कहने लगी, आयुष तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझे अपनाकर। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया था और मैंने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया था। कुछ ही देर बाद वो लड़की गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं कैसे सो सकता था, क्योंकि ना तो ये कमरा मेरा था, ना ये घर, और ना ही मेरी बाहों में सोई हुई लड़की मेरी पत्नी थी। मैं एक बार लाइट जलाकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखना चाहता था, उसके मासूम से चेहरे को अपनी निगाहों में उतारना चाहता था, जिससे कि ज़िंदगी भर वो मुझे याद रहे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहता था। मैंने धीरे धीरे उसे अपने आप से दूर किया और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। खिड़की से बाहर निकलते हुए मैंने एक बार सोई हुई उस लड़की पर नज़र डाली। पता नहीं क्यों मेरा दिल बेचैन हो उठा। क्या आज जो कुछ भी हुआ था वो सही था? दिल ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने इस लड़की के साथ गलत किया है। वो तो मासूम है, उसने तुम्हें अपना पति मानकर अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले किया, लेकिन तुमने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मेरा दिल एकदम बेचैन हो गया था। मन में आया कि मैं वापस उसके पास जाऊं और उसे सच्चाई बता दूं, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को रोक लिया। अगर मैं उसे सच्चाई बताता तो वो और भी टूट कर बिखर जाती, और मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे सच्चाई बता पाता। मैं जल्दी ही वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन घर आने के बाद भी मैं बेचैन ही रहा। बार बार उस लड़की का ख्याल मुझे परेशान कर रहा था। उसकी आंखों के आंसू मेरे दिल का चैन चुरा रहे थे। उसके लहजे की बेबसी मुझे अंदर से सुकून नहीं लेने दे रही थी। शायद वो लड़की बहुत मजबूर थी, इसलिए अपने पति को अपने पास रोकना चाहती थी, और मैंने उसके जज्बातों के साथ
कितना बड़ा खिलवाड़ किया था। उसने कितने विश्वास के साथ अपना आप मुझे सौंप दिया था और मैंने उसके साथ एक नाजायज रिश्ता बनाया था। जब ये बात उसे पता चलेगी तो उसका क्या हाल होगा। उसके पति को अगर ये बात मालूम हुई तो क्या वो उसे अपना पाएगा। वो तो वैसे भी उसे छोड़कर चला गया था और मैंने उसकी राह में और भी कांटे बिछा दिए थे। अब मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। जो कुछ मैंने किया वो नहीं करना चाहिए था। जैसे तैसे मुझे सुबह के 6 बजे के आसपास नींद आई थी और मैं गहरी नींद में सो गया था। अभी सोए हुए मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे सपने में मेरी माँ का रोता हुआ चेहरा आया। वो मुझसे कह रही थी, अब तक तू छोटे मोटे जुर्म करता था, लेकिन आज तूने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी शिवम। इसके बाद वही रोती हुई लड़की मेरे सपने में आई जो कह रही थी, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तो वैसे ही दुखों से घिरी हुई लड़की थी और तुमने मुझे और भी दुखों में धकेल दिया। अचानक वो लड़की पीछे हटने लगी। उसके पीछे एक गहरी खाई थी। मैं उसे पकड़कर रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वो लड़की गहरी खाई में गिर गई। अचानक मेरी चीख निकल गई और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने अपना सिर अपने हाथों में दे दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने बहुत गलत किया है। थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो मेरा सबसे जिगरी यार खड़ा था। उसे देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैंने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुलाया। मैं इतना ज़्यादा बेचैन था कि उसने मेरी बेचैनी भांप ली थी। उसके पूछने पर मैंने अपने दिल का हाल उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, शिवम, तू तो ऐसा नहीं था। आज तक न जाने कितनी लड़कियों के साथ समय गुजारा है, फिर आज इतना परेशान क्यों है? अरे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उसने तो खुद अपना आप तुझे सौंपा था। तू तो मर्द था, बहक गया। इसमें तेरी क्या गलती थी? मेरे दोस्त ने अपने तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। हम दोनों बाहर चले गए। उसने मुझे खाना खिलाया और अपनी बातों में उलझाए रखा। धीरे धीरे पूरा दिन निकल गया, लेकिन उस लड़की का ख्याल मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकला। उसकी संगत का असर था या शायद मैं उससे प्यार कर बैठा था कि धीरे धीरे मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे। चोरी चकारी जेब कतरी सब बंद कर दिया था। मैंने एक मेडिकल स्टोर पर जाकर सेल्स बॉय का काम करना शुरू कर दिया। मैंने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था, लेकिन वो लड़की अब भी दिल के किसी कोने में बसी हुई थी। उस रात को याद करके मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी होती थी, लेकिन उसकी संगत को महसूस करके दिल में एक अजीब सी गुदगुदी भी होती थी। दिल करता था वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए थे। एक दिन मेरा दिल बेचैन हो गया और मैंने सोचा एक बार तो पता करना चाहिए कि उस लड़की का क्या हाल है, क्या वो अपने घर में खुश है या नहीं। लेकिन मैं कैसे पता करता? उसके घर दोबारा जाना नहीं चाहता था। रोज़ हिम्मत करता था, लेकिन फिर हिम्मत जवाब दे जाती। शायद किस्मत ने मेरा साथ दिया कि एक दिन वो लड़की मुझे टकरा गई। उस दिन मैं मेडिकल स्टोर पर बैठा जल्दी जल्दी ग्राहकों को निपटा रहा था। मेरा मालिक लंच के लिए अपने घर गया हुआ था कि तभी एक प्यारी सी आवाज़ पर मैं चौंक गया। ये वही आवाज़ थी जो मेरे दिल को हमेशा बेचैन करती थी। मैंने गर्दन घुमाई तो देखा एक लड़की अपने चेहरे पर आधे स्कार्फ को डाले हुए खड़ी थी। उसकी वही बड़ी बड़ी आँखें जिन्होंने मेरा चैन चुराया हुआ था उस स्कार्फ के अंदर से नजर आ रही थीं। बाकी चेहरा स्कार्फ में छुपा हुआ था। उसने जिस दवा की पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई थी उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा तो वो मुझसे नज़रें चुरा गईं। उसने मुझे पहचाना नहीं था क्योंकि मैं मास्क पहने हुए था। मैं मेडिकल स्टोर पर हमेशा मास्क पहनता था क्योंकि हमारा स्टोर अस्पताल के बेहद पास था और मेरे मालिक ने हमेशा मास्क पहनने का हुक्म दिया था। पर्ची पर प्रेगनेंसी गिराने की दवा लिखी हुई थी, यानी वो लड़की प्रेग्नेंट थी और अपनी प्रेगनेंसी गिराना चाहती थी। ये सोच कर ही मेरा दिल बैठने लगा था। मैं किसी भी कीमत पर ऐसा होने देना नहीं चाहता था। मैंने पर्ची वापस करते हुए कहा, ये दवा 2 दिन बाद मिलेगी। हालांकि दवा स्टोर पर मौजूद थी, पर मैंने उसे जानबूझकर नहीं दी। मैं उसे ये गलत कदम उठाने से रोकना चाहता था। वो मेरा धन्यवाद कहकर चली गई और मैंने उसका पीछा किया। उसने एक ऑटो पकड़ा और 15 मिनट की दूरी पर एक पुराने मोहल्ले में पहुंची। मैंने उसके घर का पता नोट कर लिया और अगले ही दिन मैं उसके घर पहुंच गया। पूरे घर में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो पूरे घर में एक उदासी छाई हुई थी।
घर के हालात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये लोग बहुत ही गरीबी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो औरत मुझे कुर्सी पर बिठाकर शायद पानी लेने चली गई थी। इतने में मैंने घर को अच्छी तरह से देख लिया था। शायद वो लड़की घर पर नहीं थी, और अगर थी भी तो शायद अपने कमरे में थी। थोड़ी देर बाद वो औरत पानी का जग लेकर आई और मुझे पानी देते हुए सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने बहुत हिम्मत करके उसे अपने आने का मकसद बताया। मैंने कहा, आंटी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं अपना रिश्ता खुद लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ या बहन नहीं है। मेरा कोई दूसरा रिश्तेदार भी नहीं है जिसे मैं आपके पास भेजता। मैंने आपकी बेटी को देखा और वो मुझे पसंद आई, इसलिए मैं अपना रिश्ता लेकर यहाँ आया हूँ। मैंने नजरें किए, अपने आने का मकसद बता दिया, और वो औरत आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। फिर उसने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो औरत कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी तुमसे शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगी। मुझे पहली बार उस लड़की का नाम मालूम हुआ था, खुशी। वो औरत आगे कहने लगी, तुमसे पहले भी उसके कई रिश्ते आ चुके हैं। कुछ लोग तो उसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती करके चले जाते हैं, और कुछ रिश्तों के लिए खुशी खुद ही इनकार कर देती है। अब तो जितने भी रिश्ते आए हैं उनमें से तुम पहले हो जो देखने में अच्छे खासे हो, जवान हो और चारों हाथ पैरों से सही सलामत हो। वरना आज तक जो भी रिश्ते आते हैं वो या तो बड़ी उम्र के मर्दों के होते हैं, या फिर ऐसे मर्दों के जो पहले से शादीशुदा होते हैं और 4-4 बच्चों के बाप होते हैं। फिर भी वो मेरी खुशी को ठुकरा कर चले जाते हैं। मेरी खुशी बहुत मासूम है, लेकिन भगवान ने उसकी किस्मत में बहुत दुख लिख दिए हैं। मैं अपनी जगह पहलू बदल कर रह गया था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। मैं जानना चाहता था, क्या उसकी शादी हुई थी? क्या उसके पति ने उसे नहीं अपनाया था? क्या वो सच में उसे छोड़कर चला गया था? मैं अनजान बनते हुए बोला, खुशी शादी क्यों नहीं करना चाहती? आखिर वो खूबसूरत है, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर वो क्यों तन्हा जिंदगी बिता रही है? मेरी बातें सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू भर आए थे। कहने लगी, अगर वो खूबसूरत होती तो उसका पति उसे तलाक न देता। शायद वो औरत भी अपना दुख किसी से बांटना चाहती थी, अपने दिल का गम हल्का करना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की थी जब उसके बाप का देहांत हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब वो 20 साल की हुई तो मैंने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। लेकिन मेरी बेटी के लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, पर उसे देखते ही इनकार कर देते, और वजह ये थी कि मेरी बेटी का आधा चेहरा जला हुआ था, जो देखने में बदसूरत लगता है। जब वो छोटी थी तो मेरे साथ किचन में खड़ी थी और मुझसे खाना मांग रही थी। गलती से गर्म खौलता हुआ तेल उसके आधे चेहरे पर गिर गया था, और तभी उसका चेहरा बहुत ज़्यादा जल गया था। तब से उसका आधा चेहरा खराब हो गया था। इसी वजह से जितने भी रिश्ते आते थे वे उसे देखकर इनकार कर देते थे। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता आया था जिसने खुशी को पसंद कर लिया था, और लोगों की शर्त ये थी कि जिस मकान में हम रहते हैं वो मकान लड़के के नाम करना होगा। मेरी पूरी दुनिया मेरी बेटी और वो मकान ही था, जिसे मेरे पति ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत से बनाया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर ये सब कुछ खुशी का ही तो है, चाहे शादी के बाद हो या पहले। इसीलिए मैंने खुशी खुशी वो मकान लड़के के नाम कर दिया था। लेकिन लड़के की माँ और बहनों ने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने अपने लड़के को नहीं बताया कि लड़की का आधा चेहरा खराब है, इसलिए लड़का शादी के लिए राजी हो गया था। लेकिन जब शादी के वक्त उसने खुशी को देखा तो वो गुस्सा हो गया और शादी से इनकार करने लगा। उसकी माँ ने किसी तरह उसे शादी के लिए मना लिया, लेकिन शादी होते ही उसने खुशी को वहीं मंडप में छोड़ा और ये कहते हुए चला गया कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। मैं अपनी खुशी को उसके ससुराल विदा कर देना चाहती थी। उसके बाद भले ही मुझे मौत आ जाती, मुझे कोई गम नहीं होता। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। मुझे कैंसर की बीमारी है और डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। इसलिए मैं खुशी की शादी करके अपने फ़र्ज से आज़ाद होना चाहती थी। लेकिन जब वो लड़का खुशी को मंडप में छोड़कर चला गया तो मैं सदमे में बेहोश हो गई। मेरी हालत देखकर खुशी के ससुराल वाले उसे विदा कराकर अपने घर ले गए थे। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि वो लड़का मेरी खुशी को अपना ले और उसका घर बस जाए। अगले ही दिन सुबह सुबह मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर गई थी तो खुशी ने मुझे बताया, मम्मी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयुष ने मुझे स्वीकार कर लिया है। रात वो मेरे साथ था और बहुत खुश था।
मैं खुशी की बातें सुनकर खुशी खुशी वापस लौट आई थी, लेकिन दोपहर होते होते उन लोगों ने मेरी बेटी को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, ये कहते हुए कि तेरी वजह से हमारा बेटा हमें छोड़कर विदेश चला गया है। वो मंडप में ही छोड़कर चला गया था और फिर कभी घर वापस नहीं आया। शायद मेरी बेटी ने मुझसे झूठ बोला था कि रात को उसका पति उसके साथ था। उन लोगों ने हमारे घर पर भी कब्जा कर लिया और हमें घर से निकाल दिया। हम इस किराए के मकान में रहने लगे। मेरी बेटी उस दिन बहुत रोई थी और टूटकर बिखर गई थी। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता था, इसलिए मैं उसकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती। खुशी का दुख महसूस करके मैं भी दुखी हो गया था। मैंने उसके साथ जो कुछ किया था वो बहुत गलत था, लेकिन अब मैंने उसकी खुशियों की भरपाई करने का फैसला कर लिया था। मैंने कहा, मैं खुशी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप खुशी को मुझसे शादी करने के लिए राजी कर लें। मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। शायद खुशी ने अपनी माँ को अपने प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताई थी। जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही था। वो बच्चा मेरा था जिसे खुशी गिराना चाहती थी, और मैं ऐसा हरगिज होने देना नहीं चाहता था। मैं उसे अपनाना चाहता था और अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहता था। मेरी बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। उन्होंने मेरा नंबर लिया और कहा कि वो मुझे अगले दिन तक जवाब देंगी। अगले दिन दोपहर को मेरी फ़ोन की घंटी बजी तो खुशी की माँ ने कहा कि खुशी रिश्ते के लिए मान गई है, लेकिन वो तुमसे एक बार बात करना चाहती है, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ कहेगी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उससे बात करने के लिए तैयार हो गया। खुशी की माँ ने उसे फ़ोन दिया और उसकी प्यारी सी आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ी तो मेरा दिल धड़क उठा था। उसने कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। अगर उस सच्चाई के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। शायद वो अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि उसने कुछ देर रुककर फिर से बोलना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद उसने कहा, देखिए, मेरी एक सच्चाई मेरी माँ ने आपको बता दी है कि मेरा आधा चेहरा जला हुआ है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में पलने वाला बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि एक नाजायज़ बच्चा है। शादी की पहली रात मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की थी और उसी का अंश मेरे पेट में है। मैं इस बच्चे से नफरत करती हूँ और इसे गिरा देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अपनी धमकी देकर शादी के लिए राजी किया है। अगर आप मुझे इस बच्चे के साथ अपनाना चाहते हैं तो मैं शादी के लिए राजी हूँ। और मैंने बिना सोचे समझे कहा, खुशी, मुझे तुम्हारे बच्चे से कोई परेशानी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बच्चे को भी अपना नाम देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गई और कहते हुए फ़ोन काट दिया। ठीक है, फिर मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। खुशी शादी के लिए राजी हो गई थी और मुझे ये सोचकर अंदर से बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन साथ ही मुझे डर भी लग रहा था कि जब खुशी मुझे देखेगी और पहचान लेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। खैर 8 दिन बाद बहुत ही सादगी से मेरी शादी खुशी के साथ हो गई। शादी के वक्त भी खुशी घूंघट में थी। जब मैं उसे विदा कराकर घर लाया तब भी वो घूंघट में ही थी। मैंने उसे लाकर अपने कमरे में बिठा दिया था। मेरे घर पर उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था, इसलिए शादी में कोई ज़्यादा रस्में नहीं हुई थी। विदाई के वक्त रात के 11 बज चुके थे। मेरी तरफ से सिर्फ मेरे कुछ ही दोस्त शादी में शामिल हुए थे और विदाई के वक्त भी वही दोस्त मेरे साथ थे। खुशी को कमरे में बिठाकर मैं अपने दोस्तों के पास आ गया था। वे मुझे छेड़ रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं आने वाले वक्त के बारे में सोचकर परेशान था। पता नहीं मुझे देखकर खुशी का क्या रिएक्शन होगा। मैंने दिल में तय कर लिया था, मैं खुशी से माफ़ी मांग लूँगा और उसे इतना प्यार दूंगा कि वो मेरी हर गलती को भुला देगी। हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को इतना प्यार देंगे कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। मैं दिन रात मेहनत करूँगा, अपनी खुशी को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। मेरे दोस्त मेरी जान छोड़ने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, यार तू तो बड़ा बेचैन है भाभी से मिलने के लिए। अब तो वो तेरी हो चुकी है, थोड़ी देर हमारे साथ भी वक्त बिता ले। वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे पीछा छुड़ाया और अपने कमरे में आया। खुशी बेड पर सिमटी हुई बैठी थी। मेरे दिल में नए एहसास जन्म ले रहे थे। मुझे वो पल याद आने लगे जो मैंने खुशी के साथ बिताए थे। उस वक्त भी वो दुल्हन बनी थी और आज भी दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी थी। उस वक्त वो किसी और की दुल्हन थी, लेकिन आज वो मेरी दुल्हन थी। मैं धीरे से चलता हुआ उसके सामने जाकर बैठ गया और उसके कांपते हुए हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैंने कहा, खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
पिछले 3 महीने में कोई ऐसा पल नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। मैंने हर दिन भगवान से तुम्हें मांगा है। अचानक ही उस दिन तुम मुझे मिल गई और मैंने तुरंत अपना रिश्ता तुम्हारे घर लेकर चला गया। खुशी, वादा करो मुझसे, हालात चाहे जैसे भी हों, तुम मुझसे मुंह नहीं मोड़ोगी, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वो हैरानी से मेरी बातें सुन रही थी और फिर उसने झटके से अपनी गर्दन उठाई और अगले ही पल अपना घूंघट हटा दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे देखकर और भी बड़ी हो गईं। वो मुझे पहचान चुकी थी। अगले ही पल उसने अपने हाथ मेरे हाथों से खींचे और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, तुम वही हो ना जिसने मुझे बर्बाद किया था। ये कहते कहते वो चीखने चिल्लाने लगी। वो एकदम पागल सी हो गई थी। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया और कहा, खुशी प्लीज होश में आओ। जो कुछ हुआ था वो जज्बातों में बहकर हुआ था। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन मैं उस रात के लिए आज भी शर्मिंदा हूँ। मैंने हर पल भगवान से माफ़ी मांगी है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मुझे लगा तुम अपने पति के साथ खुश होगी। मैं उसे बाहों में लेकर शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी बाहों से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो रो रही थी और ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी। कहने लगी, उस दिन तुमने मुझे बर्बाद कर दिया था। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। शायद मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे पति के नाम पर बिठाए रखते, मैं उनके हाथ पैर जोड़ लेती, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसने मुझसे मेरे जीने की वजह छीन ली थी। जब मुझे पता चला मेरा पति तो उस रात मेरे कमरे में आया ही नहीं था, वो तो मंडप से ही मुझे छोड़कर चला गया था। लेकिन मैं तो उस रात किसी और मर्द के साथ थी। अब मैं किस आधार पर अपनी सास से कहती कि मुझे इस घर में रहने की जगह दे दें। मैं केवल आपके बेटे के नाम पर इस घर में रह लूँगी। मैंने अपने होंठ से लिए थे, एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा था, और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। और तुम जैसे घटिया इंसान ने अपनी हवस के हाथों मजबूर होकर मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने उस रात अपनी इच्छाओं को संतुष्ट किया और मुझे छोड़कर चले गए, और अगले दिन से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। मैंने पल पल तकलीफ झेली है, मुझे एक पल का भी सुकून नहीं मिला। जब मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं उस दिन फूट फूट कर रोई थी। मैं अपनी माँ को ये खबर देकर उन्हें दुखी करना नहीं चाहती थी, उन्हें बेमौत मारना नहीं चाहती थी। खुशी के लिए मेरी आंखों में आंसू थे और मैं जानता था कि मैंने उसके साथ गलत किया था। 3 महीने उसने जिस तकलीफ में काटे थे मैं उन्हें जानता था, लेकिन मैं उस दुख की भरपाई करना चाहता था। इसी इरादे से मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल खुशी मेरे बाजुओं में झूल गई थी। वो बेहोश हो चुकी थी। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने कहा कि मानसिक तनाव की वजह से बेहोश हुई है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। पूरे 3 घंटे बाद खुशी को होश आया था। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में अब भी ड्रिप लगी हुई थी और उसकी आंखों में वीरानी छाई हुई थी। वो छत की तरफ देख रही थी, आंखों से आंसू बहकर तकिए के अंदर जा रहे थे। मैं चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। उसने अपना हाथ मेरे हाथों से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मैंने विनती की, प्लीज़ खुशी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं मानता हूँ वो रात तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी थी, लेकिन भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अगर वो रात तुम्हारी ज़िंदगी में न आती, अगर उस रात में तुम्हारी ज़िंदगी में न आया होता, तो तुम आज भी अपने पति का इंतजार कर रही होती, आज भी अपने ससुराल वालों को जुल्म सितम को सह रही होती और अपनी ज़िंदगी के दिन काट रही होती। लेकिन भगवान को तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लानी थी, इसलिए उसने मेरा और तुम्हारा मिलन करा दिया। उस रात तुम किसी और की दुल्हन बनी थी, लेकिन वो रात तुम्हारी मेरे लिए थी। उस रात हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। मेरे बच्चे को तुम्हारी कोख से जन्म लेना था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं उसे घर ले आया। धीरे धीरे खुशी सामान्य जीवन में लौटने लगी, लेकिन उसका रवैया मेरे साथ अब भी ठंडा और नफरत भरा था। हालांकि मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, उसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने का। खुशी मेरी लाई हुई चीज़ों को इनकार नहीं करती थी, बल्कि आराम से ले लेती थी, और मेरे लिए यही काफ़ी था। 2 महीने के बाद ही खुशी की माँ की मौत हो गई थी, और खुशी की माँ ने मरने से पहले खुशी को और मुझे अपने पास बुलाया था। खुशी को अपने सीने से लगाते हुए कहा था, खुशी, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि शिवम जैसा अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल चुका है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है, उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना। अपनी माँ के जाने के बाद खुशी काफ़ी दिन तक दुखी रही थी और मैंने उसे संभाल लिया था। अब धीरे धीरे खुशी मेरी तरफ खींचने लगी थी, मुझसे बातें भी कर लेती, मेरे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी।
6 महीने बाद खुशी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मैं अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश था। जब नर्स ने आकर बताया कि तुम्हारी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है तो मैं तुरंत अंदर चला गया। खुशी चुपचाप लेटी हुई थी और उसके हाथ में हमारी बच्ची थी। उसने वो बच्ची मेरे हाथों में दे दी और कहा, संभालो अपनी अमानत। मैंने ये 6 महीने बहुत दर्द से गुजारे हैं। मैंने जब भी तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की तो मुझे वो पल याद आने लगते थे जब तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था और मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता बनाया था। मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाना चाहती हूँ। खुशी के इस फैसले पर मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने उसके पास बैठ गया और उसके दोनों हाथों को थाम लिया और फफक फफक कर रोने लगा। मैंने कहा, खुशी, मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं तुम्हारा और अपनी बेटी के बिना जी नहीं सकता। मुझे माफ़ कर दो खुशी, हमारी बेटी की खातिर ही सही। अगले दिन मैं खुशी को और अपनी बच्ची को अस्पताल से घर ले आया था। खुशी ने मुझे छोड़कर जाने की बात दोबारा नहीं की थी, लेकिन अब भी उसका रवैया मेरे साथ ठंडा ही था। हमारी बच्ची परी 3 महीने की हो चुकी थी। बच्ची को जन्म देने के बाद खुशी पहले से भी ज़्यादा निखर गई थी। कभी कभी मैं सोचता था कि उसका पहला पति कितना बदनसीब था जो उसे बदसूरती का ताना देकर भाग गया था। खुशी के कान के नीचे का थोड़ा सा हिस्सा जला हुआ था, लेकिन वो इतना बुरा नहीं लगता था, और जिनसे सच्ची मोहब्बत होती है उन्हें अपने महबूब की कमियां दिखाई नहीं देती। और मुझे भी खुशी के चेहरे का वो जला हुआ निशान दिखाई नहीं देता था। उस दिन मैं मेडिकल स्टोर से अपना काम ख़त्म करके वापस आया तो मुझे कुछ अपनी तबीयत ख़राब सी महसूस हो रही थी। मैंने खुशी से कहा कि आज खाना नहीं खाऊंगा, बस 1 कप चाय बना दो। ये कहकर मैं कमरे में चला गया। खुशी के चेहरे पर मेरी स्थिति देखकर चिंता के भाव थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वो मेरे लिए चाय बनाकर लाई। चाय देते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया और वो एकदम चौंक गई। उसने कहा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने जवाब दिया, मामूली बुखार है, खुद ही ठीक हो जाएगा। मैंने बुखार की टेबलेट ले ली है, उतर जाएगा। लेकिन चाय देने के बाद भी खुशी कमरे से गई नहीं थी। वो अभी वहीं खड़ी थी, अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। शायद वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, खुशी, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? उसने कहा, हाँ, मैं ये कह रही थी कि बुखार को इस तरह नज़रअंदाज मत करो। अगर बढ़ गया तो समस्या हो जाएगी। ऐसा करो, अभी डॉक्टर से दवाई ले आओ। उसके लहजे में मेरे लिए चिंता थी और ये देखकर मुझे अच्छा लगा। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत भारी साबित हुई थी। मेरा बुखार बहुत बढ़ गया था, लेकिन मुझे अपने बुखार की परवाह नहीं थी। मुझे तो खुशी इस बात की थी कि पूरी रात खुशी मेरे करीब रही थी। उसने मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखीं। उसकी संगत पर मेरा दिल सुकून से भर गया था। कम से कम खुशी को मेरी परवाह तो थी, ये सोचकर मुझे सुकून मिला। सुबह करीब 4 बजे मेरा बुखार कम हुआ था और जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि खुशी मेरे सीने पर सिर रखकर सो रही थी। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और मेरा स्पर्श पाकर वो अचानक चौंक गई थी। मुझे देखकर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। जल्दी जल्दी मुझे छूकर देखने लगी। उसकी हड़बड़ाहट पर मैं जोर से हंस पड़ा था। मैंने कहा, क्या बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं इससे पहले ही बीमार पड़ जाता और तुम्हारी मोहब्बत का लुत्फ उठाता। मेरा इतना कहना था कि खुशी तड़पकर मेरे सीने से लिपट गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरी बच्ची के बाप हो, तुम मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैंने खुशी को अपने सीने से लगा लिया था और उसे चूम कर एहसास दिलाया कि वो सिर्फ मेरी है और मैं उसका हूँ। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। खुशी की संगत में ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई थी। हम दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और अपनी बच्ची की परवरिश करने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी खुशी और शिवम के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।